हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉलिटी से जुड़ा एक सवाल। आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे और टेस्ट सीरीज का ये दूसरा प्रश्न रहा है। पहला प्रश्न का डिस्कशन मैंने कर दिया है, तो बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को करते चलेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न रहा है वो है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता और भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो ये हमारा प्रश्न है। आप लोगों ने इसको लिखा भी होगा लेकिन किसी ने दिखाया नहीं है, तो आज इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप है उसका लिंक है वो दिखाई देगा, उसको सीधे आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो भी लोग प्राइवेट चैनल के लिए जो प्रोसेस पूरा कर दिए थे उन सभी लोगों को जोड़ दिया गया है। बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई किए थे, आनंद, आशुतोष, पायल, अ, लवली, इन सभी लोगों को, और तमाम भी लोग थे। तो सबके व्हाट्सएप पे देखिएगा लिंक गया होगा, आप लोग उसको ओपन करके जुड़ जाइएगा। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रश्न को लिखना है, इसका जो पीडीएफ वो मैं बाद में दूंगा, लेकिन और अच्छे से बना करके दूंगा। इस डिस्कशन से भी अच्छा उसको बना करके देना है क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा। और आप लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी पे जाकर के एक रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। विधि और न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट आई है और 17 दिसंबर 2024 के डेट का ही है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर इसको जरूर पढ़ लेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत शानदार है और वर्तमान समय में सबसे प्रासंगिक है, क्योंकि इस पर जो समिति बनी थी वो रामनाथ कोविंद समिति बनी थी, जो सितंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। 18,626 पन्ने का ये रिपोर्ट है। इसी पे वन नेशन वन इलेक्शन पर 18,626 पेज का रिपोर्ट उन्होंने पेश किया है, जिसको अभी लागू नहीं किया गया है। तमाम राजनीतिक दलों की सहमति असहमति जानने के बाद ही होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न के उत्तर लेखन की संरचना पर। इसका जो फॉर्मेट करेंगे वो एक तो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बता देना है कि यह जो दर्शन है, कॉन्सेप्ट है या जो प्रस्ताव है वो क्या है। उसके बाद अगर पूछा है कि इसकी व्यवहारिकता, तो व्यवहारिकता भी बताएंगे और भारतीय लोकतंत्र पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो लोकतंत्र पे इसका पक्ष और विपक्ष के प्रभाव को भी हम बताएंगे। तो एक तो ये फॉर्मेट बन जाएगा कि ये क्या है। उसके बाद इसका सकारात्मक पक्ष यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता क्या है, तो आप इसके पक्ष के बारे में बताएंगे। और चूंकि पूछा है आलोचनात्मक, तो आप इसके विपक्ष को ही बताएंगे। ठीक है। तो यानी कि भारतीय लोकतंत्र पर जो प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा वही इसकी व्यवहारिकता हो गई है। तो क्या हो गया, उसके बाद पक्ष विपक्ष और फिर एक निष्कर्ष एक लाइन का आप दे देंगे। ठीक है। तो ये इसके उत्तर की संरचना हो गया, फॉर्मेट हो गया। इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप देखिए, छोटी सी भूमिका लिखी जा सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी अवधारणा जिसका उद्देश्य एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है तथा उसके बाद 100 दिनों के भीतर ही शहरी निकाय और पंचायत चुनाव कराना है। तो ये छोटी सी आप भूमिका दे सकते हैं। अब देखिए इसमें एक यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। एक तो आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन पूरा लिखने के बाद इसमें दो चरण बता देंगे, क्योंकि रामनाथ कोविंद समिति का ये सुझाव अभी इसको लागू नहीं किया गया है और 129वां संविधान संशोधन जो है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश भी किया था। तो पहला चरण और दूसरा चरण, ये दो चरणों में लागू करने की बात की गई है। तो पहला चरण और दूसरा चरण, तो जो चुनाव होगा दो चरणों में होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि पहले चरण में क्या हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यों की विधान सभा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक डायग्राम बना करके भी आप शो कर सकते हैं। तो आप ये ऐसा चार्ट बना दीजिएगा ताकि लगे कि नहीं, आपके पास जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो रामनाथ कोविंद समिति का सुझाव दो चरणों में इस चुनाव को कराने की है। तो भूमिका के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है। यह विचार स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में व्याप्त चुनावी व्यवस्था से प्रेरित है। अगर आप पीआईबी पे जाएंगे तो पीआईबी पे ही इसका बैकग्राउंड दिया है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1951 52 में एक साथ आयोजित किए गए थे, फिर उसके बाद 57 में 62 में। तो ये आप थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, है ना।
तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन 1967 के बाद से विभिन्न कारणों से यह परंपरा टूट गई थी और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस विचार को पुनः प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद से भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति पर, इस विषय पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। अब इसका सकारात्मक पक्ष हो जाएगा जो जो कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो बार बार नीतिगत प्रक्रियाओं में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो इस कॉन्सेप्ट के लागू होने के बाद से नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि शब्द बचाने हैं। तो सकारात्मक पक्ष लिखते समय आपको ये ऐसा लिखना होगा कि निम्न बिंदुओं में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहारिकता जो है निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसके सकारात्मक पक्ष को आप लिखना शुरू कीजिए। आप ये मत लिखिएगा बस व्यवहारिकता को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। अब मैंने ये इसको ना आपको याद कराने के पर्पज से ऐसा लिख दिया है और ये भी आपको याद करने के पर्पज से ही है। आपको 5 शब्द याद करना है फिलहाल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन एनालिसिस आपको खुद के लैंग्वेज में ही कर देना है। 5 शब्द में 2 शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 शब्द अगले पन्ने पर है। तो 5 शब्द क्या याद करना है? तो चुनावी प्रक्रिया, दूसरा चुनावी खर्च, उसके बाद आचार संहिता, सुरक्षा, विकास कार्य। ये 5 आप पॉइंट याद कर लेंगे, 5 शब्द में बना लीजिएगा, आपको सकारात्मक पक्ष याद हो जाएगा। अब देखिए चुनाव प्रक्रिया में स्थिरता। तो स्वाभाविक है कि अगर चुनाव प्रक्रिया जब स्थिर हो जाएगी तो ये जितना भी झमेला होता है कि अब चुनाव होने वाला है, पूरा का पूरा नीतिगत कार्य ठप हो जाता है, तो ये दूर हो जाएगा। तो बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं, एक साथ चुनाव होने से स्थिरता बनी रहेगी और सरकारें नीतिगत निर्णय निर्बाध रूप से ले सकेगी। चुनाव खर्च में स्वाभाविक रूप से कमी हो जाएगी, इसको आप अपने मन से लिख दीजिएगा। आचार संहिता से राहत, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये लागू हो जाने से आप देखते ही हैं कि सरकारी कामकाज बाधित हो, जैसे आप बीपीएससी है ना, वैकेंसी नहीं आएगी चुनाव जब होगा तो। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आचार संहिता से राहत। तो सरकारी कामकाज बाधित होता है, एक साथ चुनाव कराने से बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी। चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा यानी कि जो पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है और उसको तैनात करने में जो खर्च आता है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से मैनेजमेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे खर्च में भी मैनेजमेंट हो गया है और सिक्योरिटी में भी हो गया। विकास कार्यों में से तेजी आएगी। अब देखिए इसमें जो चुनौती है या नकारात्मक पक्ष है उसको लिखना है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके आप पक्ष और विपक्ष या सकारात्मक नकारात्मक 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। पहला आपने वो फॉर्मेट तैयार कर दिया था दोनों चरणों का, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही आप लिखेंगे कि इसके जो व्यवहारिक पहलू हैं उसको निम्न तरीके से समझा जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन कर दीजिएगा और एक तरफ सकारात्मक पक्ष और एक तरफ नकारात्मक पक्ष करके एक तरफ सकारात्मक दोनों लिखते चलिएगा, तो भी आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा और एक पेज में बड़ा अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखने में भी अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। तो आप इस तरीके से लिख करके दिखा सकते कि मेरे पास तो राइटिंग स्किल है और समझ भी है। तो चुनौती में अगर पहली चुनौती जो आ रही है उसको भी आप पहले पॉइंट में याद कर लीजिएगा। एक तो संवैधानिक और कानूनी बाधा आएगी। तो रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्तावों को संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें 83(2) और अनुच्छेद 172 में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय से पहले विधानसभा या लोकसभा भंग होने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव अनिवार्य होगा। ठीक है, और जैसे ही मध्यावधि चुनाव होगा तो कई बार क्या होता है कि क्या स्टेट में वो चुनाव करना इस समय पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो ये निरंतरता को सुनिश्चित करना बहुत कठिन होगा कि लचीलापन लाना होगा। लचीलापन लाना भी बहुत एक प्रकार का कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, तो संवैधानिक और कानूनी बाधाएं भी आएगी, आप इसको व्यवहारिक बाधा भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई राज्य बहुत बड़ा, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, और वहां पे मान लीजिए कि 5 वर्ष से पहले ही विधानसभा भंग हो जाता है, तो क्या बार बार चुनाव कराना वहां पॉसिबल हो पाएगा? तो एक तरीके से जटिलता आ जाएगी। संघीय ढांचे पर प्रभाव होगा। भारत एक संघीय राज्य है, राज्यों को अपनी नीति और चुनावी प्रक्रिया तय करने की स्वायत्तता है। यदि राज्यों को केंद्र के साथ चुनाव में बाध्य किया जाता है तो संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। तो अगर बीपीएससी वाले हैं तो एक ही लाइन में लिख दीजिएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के कारण भारत में संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। बस
लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की समस्या है कि यदि किसी राज्य सरकार का बहुमत गिर जाता है और चुनाव तुरंत संभव नहीं हो पाते हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। ठीक है। उसके बाद मुद्दा हो जाएगा राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दा। राज्यों में चुनाव होगा तो और केंद्र में भी चुनाव एक ही साथ हो रहा है तो केंद्र वाला जो मुद्दा रहेगा वो राज्य में भी हावी रहेगा। अब जैसे भारत पाकिस्तान का मुद्दा है तो वो हावी हो जाएगा स्टेट में भी। तो यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे को प्रभावित कर सकते हैं। अब क्षेत्रीय मुद्दा में क्या होता है कि हम आपके यहाँ क्या है पानी पहुंचाएंगे, हम लड़कियों को शिक्षा का प्रबंध करेंगे, अलग से साइकिल देंगे। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे हावी क्या रहेगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो प्रभावित करेगा क्षेत्रीय मुद्दे को। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बोझ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ईवीएम वीवीपैट्स वगैरह है तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, मतदाता सूची, अन्य संसाधनों की व्यापक व्यवस्था करनी होगी, जो प्रशासनिक रूप से कठिन कार्य हो सकता है। राजनीतिक सहमति की कमी इस मुद्दे पर। अब जैसे अभी जो रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट आई है उसमें 47 दलों ने अ, अपना राय दिया है। इसमें 35 दलों ने सहमति प्रकट की है और 12 दलों ने असहमति प्रकट की है। तो राजनीतिक सहमति की भी कमी होगी। और उसके बाद एक संतुलित निष्कर्ष लिख दीजिएगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है वो प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से कई संवैधानिक और संघीय चुनौतियों से घिरी हुई है। इसे लागू कराने से पहले व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक संशोधन और संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अतः इसे लागू करने से पहले गहन विचार विमर्श और परीक्षण आवश्यक है ताकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप हो। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस पे जेपीसी का गठन किया गया है और जेपीसी के निर्णय के बाद या इसकी रिपोर्ट के बाद ही देखा जाएगा कि इसको आगे कैसे लागू किया जाए। ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।